नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो कि एक जनप्रतिनिधि हैं, हमारे और आपके विधायक और मंत्री जी हैं। इनके पास है नगर विकास एवं आवास विभाग। जीवेश मिश्रा जी, स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 बिहार जी। झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का, आपके पूरे चैनल परिवार का। तो सर से आज बहुत सारी बातें होंगी, चूँकि सर आज हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद हैं तो खूब सारी बातें होंगी, राजनीति से जुड़ी हुई कई सारे सवाल किए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ इनफॉर्मल बातें हो जाएं सर से। सर कैसा रहा आपका सफ़र, आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आराम से यहाँ पहुँच गया और बढ़िया सफ़र रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और अब मैं चाहूँगी कि आज की सबसे हॉट टॉपिक से सर से शुरुआत की जाए बातचीत। सर देखिए, तेजस्वी यादव इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। उनके बयान ऐसे वो बयान दे रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ जा रहे हैं। और आज उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिनकी वजह से वो काफ़ी चर्चा में है। वो ये टोपी और टीका की जो बात हो रही है कि वो एक तरफ टीका लगाते हैं, दूसरी तरफ वो टोपी पहनते हैं, लेकिन टोपी पहनने से पहले वो टीका मिटा डालते हैं। सर इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हद हो गई। आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? आप वोट बैंक के लिए क्या अपने धर्म को आप बेच देना चाहते हैं क्या? आप हिंदू हैं, आपके पूजा करने पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। आप वहाँ के एक मंदिर में जाते हैं, वहाँ वो सबसे फेमस मंदिर है वहाँ का, अहिल्या स्थान मंदिर है, जहाँ कभी प्रभु श्री राम का वहाँ आगमन हुआ था और पाषाण रूपी अहिल्या का वहाँ उद्धार हुआ था। वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा उदाहरण नहीं है इतिहास के अंदर कि महिला का उद्धार वहाँ भगवान श्री राम के चरण रज से हुआ था। उस मंदिर में, उस पावन पवित्र मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, टीका लगाते हैं, हाथ में कलावा बंधवाते हैं और ठीक 1 किलोमीटर बाद आप इफ्तार के लिए जाते हैं। उससे पहले रास्ते में कलावा काट लेते हैं और सर का टीका मिटा लेते हैं और फिर जालीदार टोपी पहनकर वहाँ जाते हैं। हद हो गई, हद हो गई। राजनीति के लिए हम अपना धर्म बेच लेंगे, राजनीति के लिए हम अपना ईमान बेच देंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि वोट बैंक को साधने के लिए और किया जा रहा है। और इसको क्या कह सकते हैं? आप हिंदू हैं, आप किसी मंदिर में पूजा किए, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि आपको कोई मुस्लिम भाई बुला रहे हैं इफ्तार के लिए, आप वहां जा रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन आप अपनी पहचान मिटाकर क्यों वहां जाना चाहते हैं? तो हमारी टीका क्यों मिटा रहे हैं? मैं बड़ी विनम्रता से आपके चैनल पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पहचान मिटाकर उसमें पहचान बनाने क्यों जा रहे हैं? ये इस पर मेरी आपत्ति है कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप कलावा बंधवा रहे हैं पंडित जी से, आप वहीं मना कर देते कि आप टीका मत करिए, आप कलावा मत बांधिए। हम हिंदू धर्म छोड़ दिए हैं, हमारा हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हम इस्लाम कबूल कर लिए हैं। हमको कुछ देर बाद जाना है यहाँ से वो इफ्तार में, उनको तो बिहार की रफ्तार से मतलब नहीं है, इफ्तार से मतलब है। तभी वो सदन छोड़ करके, लीडर अपोजिशन है और लीडर अपोजिशन सदन चलते सदन को छोड़कर, कल ग्रामीण कार्य विभाग का बजट था और इतने महत्वपूर्ण नगर आवास का बजट था, अन्य कई विभागों का बजट था, उसको छोड़कर ये इफ्तार पार्टी मनाने जाते हैं। बिहार की रफ्तार से लीडर अपोजिशन को कोई मतलब नहीं है, इफ्तार से मतलब है, और वो भी अपने धर्म को मिटाकर, दबाकर, चंदन मिटाकर, कलावा काटकर, टोपी पहनकर जालीदार जा रहे हैं। ये तो हद हो गई। अब इससे बड़ा तुष्टीकरण तो हो ही नहीं सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। इसीलिए ना कह रहे कि विशेष समुदाय को साधने के लिए ऐसा लग रहा है कि उनकी नहीं, ये आप कहिए ना विशेष समुदाय क्या, वो मुस्लिम भाइयों को साधने के लिए गए। अरे काम से साधिए ना, उनकी आवाज सदन में उठाते ना आप। उनका आपको मालूम है ना कि उस इफ्तार में क्या हुआ? 500,000 लोगों को बुला लिया और 100 लोगों को भी, भूखे लोगों को भी नहीं खिला पाए, हंगामा मच गई। अच्छा, इसके अलावा भी इन दिनों वो काफ़ी ज़्यादा नीतीश कुमार पर हमलावर है, वो भी आक्रामक तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर के बार बार वो सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ, श्रीमान तेजस्वी यादव से अधिक स्वस्थ हैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी इस उम्र में भी। आज भी बिहार के विकास की समीक्षा करनी हो
बैठ के करनी हो, एक सिटिंग में 4-4, 5-5 घंटे बैठ करके एक एक विषयों की चिंता अगर कोई करता है तो उसका नाम माननीय नीतीश कुमार जी है। और एक एक चीज की जानकारी रखना, आप मिलाकर देख लीजिए ना, चलते सदन में तेजस्वी यादव ज्यादा बैठे हैं कि नीतीश कुमार ज्यादा बैठे हैं, आप मिला लीजिए ना, घंटे के हिसाब से निकाल दीजिए। दोनों सदनों में उनको बैठना है, विधान परिषद और विधानसभा में दोनों सदन के नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी। आप मिलाकर देख लीजिए कि मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी को, और मैं आपके इस चैनल पर बड़ी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि केवल आप ये देख लीजिए कि चलते सदन की कार्रवाई में माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में ज़्यादा उपस्थित है कि यंग लीडर अपोजिशन जो अपने को यंग कहता है वो सदन में ज़्यादा देर बैठा है। तो आराम कौन कर रहा है और काम कौन कर रहा है, ये तो तुलनात्मक बात है। और जो आराम कर रहा है वो बीमार है, जो काम कर रहा है वो बिहार को आगे बढ़ाना चाह रहा है। बिल्कुल, देखिए चुनावी माहौल है, अब चुनाव एकदम मैंने कहा ना कि नीतीश जी बिहार को रफ्तार दे रहे हैं, तेजस्वी जी इफ्तार कर रहे हैं। यही अंतर है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में। एक बिहार को रफ्तार दे रहे हैं, दूसरा इफ्तार दे रहे हैं, और इफ्तार भी पूरी तरीके से नहीं दे रहे हैं। 25-50 लोगों को इफ्तार मिल रहा है, बाकी थाली पीटते हुए घर जा रहे हैं। यही है तेजस्वी यादव। खैर देखिए, रमजान का पाक महीना चल रहा है और सभी के लिए अच्छे दिन है। अगर वो इफ्तार मनाते भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह ही रहा हूं ना, उनको मनाना भी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, उनको मनाना भी चाहिए। वो दिन भर रोजा रखते हैं, शाम को उनको इफ्तार मनाना भी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव जी को कलावा काटकर और चंदन मिटाकर जालीदार टोपी पहनकर इफ्तार नहीं मनाना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, और तेजस्वी यादव के कुकृत्य से पूरा बिहार शर्मसार है। देखिए जनता ही यहाँ सब कुछ डिसाइड करती है, और जनता भी देख रही है कौन क्या कर रहा है और कौन चुनाव के लिए कर रहा है और कौन वाकई ये धार्मिक चीज़ों को मानता है। चलिए आते हैं सर आप पे। आपको एक नया विभाग मिला है, नीतीश जी के कैबिनेट में आप शामिल हुए, हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार में आपको जगह मिली है, इसके लिए आपको सर बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहिए सर, ये आपको पहले भी आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहे हैं, अब आपको एक जो नई जिम्मेदारी दी गई है उसमें कितनी चुनौतियां आपको देखने को मिल रही है? प्रमुख तौर पर चुनौतियों की बात करें तो आपको क्या लगता है? देखिए, चुनौती तो हर काम के अंदर है। ये विभाग शहर से जुड़ा हुआ विभाग है। सबसे पहली चुनौती है कि बिहार के अंदर शहरीकरण को थोड़ा बढ़ाना। अगर आप अभी देखेंगे तो टोटल आबादी का 15-16% ही हमारा नगर इकाई के अंदर है। जो नगर इकाई है हमारे, उसके अंदर केवल 15-16% आबादी है, जबकि ये आबादी बढ़ने लायक है और भी आबादी इसके अंदर समाहित हो सकती है। इसको 15-16% से बढ़ाकर 30% तक की आबादी आज बिहार के अंदर जो नगर है उसको बढ़ाना। नगर के अंदर जो अभी हमने 100 से अधिक नई इकाई नगर इकाई बनाया है, उसको मानवीय उसको सुविधा देना, जो नागरिक सुविधा है उसके अंदर बहाल करना, और इस पर तेजी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तेजी के साथ काम कर रहे हैं। कई योजना भारत सरकार की है जिसका सीधा लाभ नगर इकाई को मिल रहा है, और हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी बिहार के अंदर भी कई योजनाओं का चयन करके तेजी के साथ इस काम को कर रहे हैं। पहला लक्ष्य हमारा बिहार के अंदर, शहर के अंदर जितने रहने वाले बिना मकान वाले लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से आच्छादित करते हुए उनको पहले रहने का ठिकाना मिल जाए, एक छत मिल जाए, और इस दिशा में बड़े सार्थक कदम मेरा पहला लक्ष्य होगा कि आने वाले 30, 35, 40 दिनों के अंदर एक स्वीकृति हो जाए बड़े पैमाने पर लोगों की। और मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी बिहार के लिए लगभग उन्होंने 1 लाख नए मकान का, शहर के अंदर नए मकान का की स्वीकृति दिया है। तो ये आवास पहली प्राथमिकता है। हर घर तक पानी पहुंचाने में बिहार की सरकार सफल रही है। जो छूटे हुए बसावट है वहाँ भी पानी ले जाना हमारी प्राथमिकता के ये होना भी चाहिए सर, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरा फोकस जो है वो बिहार की तरफ किया जा रहा है, और जिस तरीके से केंद्र सरकार के तरफ से बिहार को जितना हो सके बिहार के लिए किया जा रहा है। बहुत सारे योजनाओं के बारे में, परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं, और इस बार तो आप सर मैथिली में ही हमने देखा भी है कि आप शपथ भी लेते हैं। और देखिए इस बार मिथिला के बारे में कितनी चर्चा हो रही है, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, और बिहार की चर्चा तो देश ही क्या विदेशों में भी होती है सर।
इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, मिथिला के प्रति उनका विशेष स्नेह रहता है और देश बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी मिथिला के विकास पर बहुत फोकस है पूरे बिहार के साथ साथ। तो मिथिला आज के दिन में दूसरी आर्थिक राजधानी बनती जा रही है। अगर एयरपोर्ट, एम्स जाने के बाद अगर आप देखें STPI का सेंटर, ये सारा चीज मिथिला दरभंगा के अंदर स्थापित होने के बाद मखाना, अभी भारत सरकार ने मखाना अनुसंधान केंद्र को लेकर मखाना बोर्ड बना रही है। तो मखाना से आने वाले दिनों में किसानों को, जो मखाना किसान है जिनकी हालत खराब थी, जी उनको लाभ मिलेगा, काफी लाभ उनको मिलने वाला है। तो मिथिला के जो रख रखाव है, मिथिला का जो आम आवाम का जीवन है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है मखाना के कारण, मखाना बोर्ड के कारण। तो आप जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी तेज़ी के साथ डबल इंजन की सरकार, NDA की सरकार में मिथिला का जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको काफ़ी मजबूत किया गया है। और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो अभी से हम लोगों को दिख रहा है कि पिछले 10 वर्षों में बिहार का पलायन रुका है और काफ़ी तेज़ी से रोजगार का सृजन हुआ है। लोग अपने रोजगार को वहाँ कर रहे हैं। सरकार भी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में दिया गया है। तो ये सब चीज़ों का लाभ आज बिहार को मिल रहा है और हम समझते हैं कि बिहार जो है वो विकसित बिहार की तरफ तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। सर, आपके अगर आपके विभाग की बात करें तो देखा जाए तो कार्यकाल लगभग एंड पे है और उससे कुछ महीने पहले ही आपको ये इसका पदभार दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं आपको कमी अब तक दिख रही है? देखिए, कमी निकालने के लिए मैं नहीं आया हूँ। हमको अपनी रफ्तार बढ़ा करके कम समय में ज़्यादा काम करना है। ये चुनौती हमको मिली है और इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और हमने पहला लक्ष्य तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि 15 अगस्त को मेट्रो की एक लाइन पटना के अंदर हम चालू करेंगे। पटना शहर मेट्रो युक्त शहर 15 अगस्त को हो जाए, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं और तेजी के साथ उस पर काम कर रहे हैं। आवास बोर्ड की स्थिति को तेजी के साथ बदलना है, नए मॉडल, नए स्वरूप। एक मिनट सर, आपको होल्ड करना चाहूंगी। एक बार दर्शकों को इस पर ज़रा गौर करने के लिए कहें कि देखिए सर कह रहे हैं कि 15 अगस्त को मेट्रो चालू करने की बात कर रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं कि देखिए उसके लिए चिंतित है ताकि 15 अगस्त को चालू हो जाए। नहीं, निश्चित रूप से 6.5 किलोमीटर का जो एक लाइन है उसको हम लोग ISBT से लेकर मलाही पकड़ी तक, इस 6.5 किलोमीटर का जो एक लाइन है उसको बिल्कुल हमने लक्ष्य तय किया है, डेडलाइन तय किया है कि 15 अगस्त को उसको हर हालत में हम आम आवाम जनता को प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समर्पित करेंगे। इसके लिए विभाग कृत संकल्पित है। 1 लाख नए आवास हम तुरंत बिहार के उन लोगों को देंगे जिनके सर पर आज भी घर नहीं है, छत नहीं है। 1 लाख मकान हमारा प्रायोरिटी है, लक्ष्य है। साथ ही साथ नगर जो आवास बोर्ड है उसको दुरुस्त करते हुए लोगों को पूरी नागरिक सुविधा के साथ एकदम डेवलप, जैसे आप यहाँ बैठी हुई हैं गुड़गांव, नोएडा के अंदर, और इस प्रकार का डेवलपमेंट अगर आप पटना के अंदर कल्पना करिए तो हम उस सोच के साथ बड़ी मीटिंग हमने आज भी की है और बहुत जल्द हम उस स्ट्रक्चर को पटना के अंदर उतार कर दिखाएंगे। उस दिशा में हम सकारात्मक काम कर रहे हैं और जितने प्रकार की नागरिक सुविधा है, अभी मेरी पहली चुनौती है कि जो बरसात का मौसम आने वाला है उसमें अपने नागरिक को सड़क पर वाटर लॉगिंग से किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो महानगरों के अंदर। इसके लिए मैंने सभी अधिकारियों को टाइट भी किया है और हिदायतें भी दी हैं कि जितना सहयोग सरकार से चाहिए, जितनी राशि चाहिए सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन वाटर लॉगिंग बरसात में ना हो। ये टॉपिक तो आपने छेड़ ही दिया सर, वाटर लॉगिंग। अब देखिए जल भराव की समस्या बिहार की जनता से ज़्यादा अच्छे से कौन ही समझ सकता है, क्योंकि जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है, थोड़ी ही बारिश हो और देखिए दूर दूर तक वहाँ पर पानी भरे हुए नजर आएंगे। वो भी विधानसभा वाले क्षेत्र में भी सर वहाँ पर देखने को मिल जाता है। मैंने कहा ना, ये कठिन चुनौती है और मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि पहली चुनौती जो हमें 90 दिन का मैंने एक रोड मैप बनाया है, उस 90 डेज के रोड मैप के अंदर मेरा 2 रोड मैप है, एक 180 दिन का है और दूसरा 90 डेज का है। तो जो 90 डेज का रोड मैप है, मैंने उसमें आपको कहा कि ये मेरी चुनौती है
कि वाटर लॉगिंग ना हो। जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे इंजीनियर की टीम है, वो आज से चिंता करे। 15 जून के बाद अमूमन बरसात आता है, तो आम नागरिक को इसके लिए कोई कठिनाई ना हो। कम से कम महानगरों में जो नगर निगम क्षेत्र जहां है वहां, खास तौर से मैंने पटना के लोगों को, पटना के अधिकारियों को हिदायत भी दिया है और एकदम हम इससे निपटेंगे। ये सब काम हम चुनौती लेते हुए कर रहे हैं। 180 दिन का जो हमारा रोड मैप है, उसमें हमने ठाना है कि हर घर तक जो नगर की बसावट है, उसमें हम नागरिक सुविधा किस प्रकार उपलब्ध करें। हमको सभी नगर इकाई में सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल, यूटिलिटी हॉल, पब्लिक के फायदे के लिए, पब्लिक आम आवाम के लिए एक हॉल बने जिससे उनको लाभ हो सके। ये इसमें आधे से अधिक की स्वीकृति हमने दे दी है इतने कम समय में, और इस लक्ष्य को भी हम पूरा करेंगे। तो अगर पूरी बात हम बताएंगे तो अभी जो मैंने कहा ना कि 2 प्रकार का रोड मैप है। एक जो 90 डेज में हमको करना है वो क्रिस्टल क्लियर है, क्या क्या करना है, अधिकारी को निर्देशित भी कर दिया गया है। और दूसरा 180 दिन का है, जिसमें मैंने आपको कहा कि हमारा मेट्रो जैसा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट काम है, प्रोजेक्ट है। 15 अगस्त को एक लाइन चालू करेंगे। और साथ ही साथ आपको जानकर, आपके दर्शकों को जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि 4 अन्य शहरों में भी, पटना के अतिरिक्त 4 अन्य शहरों में भी, दरभंगा, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर में भी हम मेट्रो चलाएंगे। इसके लिए भी सरकार काम प्रारंभ कर दी है। तो ये सब काम हम लोगों को कम समय में बिहार की करना जनता तो कब से वेट कर रही है सर, इन सब सुविधाओं के लिए तरस रही है, उनको जल्दी दिया जाए ये सब सुविधा। निश्चित रूप से हम लोग एक दिन भी खराब नहीं करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से जो नागरिक सुविधा है, जो आज देश दुनिया के अंदर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अन्य राज्यों के अंदर उपलब्ध सुविधाएं हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वय के नेतृत्व में आने वाले दिनों में हम सब प्रकार की सुविधा नगर के अंदर अपने जनता मालिक के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हमारा विभाग कृत संकल्पित है। ठीक है। और सर, आप तो देखिए छात्र जीवन से ही राजनीति में हैं और देख भी रहे हैं। उसके बाद 2020 के बाद आपको मौका भी दिया गया, आप मंत्री बनाए गए। उसके बाद फिर गठबंधन टूटा, फिर गठबंधन जैसे ही जुड़ा, उसके बाद अब देखिए आपको फिर से पदभार दे दिया गया। तो आपकी अगर कुछ उपलब्धियों की बात करें सर, तो आप कुछ अपने उपलब्धियों के बारे में बताएं दर्शकों को। बहुत सारा काम हमारा ये कम दिनों के लिए अगर देखा जाए तो थोड़े थोड़े दिनों के लिए 4 विभाग का दायित्व तो हमारे पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारे ऊपर पिछले सरकार में भी दिया। और आप जान लीजिए कि बिहार के अंदर सभी 149 ITI को, जब मैं श्रम में मंत्री था तो 149 ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलने के लिए, वो भी CSR के पैसे से, टाटा टेक से एग्रीमेंट करके और लगभग 4600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से 149 ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया, जिसमें कई नए लेटेस्ट कोर्स पढ़ाने की बात हो रही है। जहां जॉब की उपलब्धता है उसको टाटा के सहयोग से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका AI है, जो आज AI पर इतनी चर्चा हो रही है। तो ये सब काम हम लोग वहाँ किए कम समय में। आप अगर श्रम की बात करें तो पहले लेबर को उसका अनुदान की राशि जो BOCW के माध्यम से दिया जाता था, बोर्ड के माध्यम से, उसको उनको ग्रहण करने में वर्षों लग जाता था। हमारे पास उस समय संजोग से IT भी था। मैंने कहा पूरी व्यवस्था ऑनलाइन करो, और पूरी व्यवस्था ऑनलाइन करके केवल 44 दिन का साइकिल बनाया। और मुझे आज बताते हुए अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता हो रही है कि आज 44 दिन के अंदर बिहार सबसे फास्टेस्ट पेमेंट करने वाला श्रम संसाधन विभाग है, जो डिमांड को पूरा करते हुए अनुदान को पूरा करता है, 44 दिन के अंदर पेमेंट करता है। ये सब काम कहीं ना कहीं हम करके आए। जब मुझे थोड़ा दिन के लिए पर्यटन मिला तो पर्यटन में हमने ढाबा पॉलिसी लाई, जो आने वाले दिनों में बिहार को एक नया रोजगार का उछाल देने वाला है। और आप जान लीजिए कि कुछ समय के लिए मेरे पास बालू था, बालू में मैंने लाइसेंसिंग को डिसेंट्रलाइज किया। के लाइसेंस लाया कम समय के अंदर। और आज के लाइसेंस के कारण कई लोगों को रोजगार मिला है, बालू के रख रखाव की उनको जगह मिली है। तो ये सब काम IT में आज
तेजस्वी यादव कई बार बोलते हैं तो मुझे ताज्जुब लगता है, हंसी भी आती है कि आईटी पॉलिसी कहते हम लाए। उनको मालूम नहीं है कि कई राज्यों का अध्ययन करके क्रेडिट का तो होड़ अभी चल ही रहा है सर, कई बात बात पे राज्यों क्रेडिट का, ले रहे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक ये बात बताता हूँ कि कई राज्यों का हमने अध्ययन करके आईटी पॉलिसी बनाया। बिहार की आईटी पॉलिसी लाजवाब आईटी पॉलिसी बनाया। संजोग से उस पॉलिसी का प्रेजेंटेशन जिस दिन होना था उसके 1-2 दिन पहले हमारी पिछली सरकार किसी कारण से चली गई। अब जो उसके बाद आए उसने पॉलिसी को, पटना को आईटी हब बनाने का आप लोगों ने सोचा था सर? मैंने कहा था कि मैं 2 आईटी पार्क वहां बनाऊंगा और जो बिहटा है उसको आईटी हब के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सहमति हो गई थी। तो बुनियादी कई काम कम समय में हम कर आए और मुझे बड़ी प्रसन्नता है और जिम्मेदारी का भी बोध हो रहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से जो नया विभाग हमको दिया है उसमें बहुत चुनौती है और मुझे पूरा यकीन है कि इस चुनौती को पार करने में हम कम समय में सफल होंगे। तभी मैंने आपको बार बार कहा कि काम को बांटकर कि 90 दिन में हम क्या दे सकते हैं जनता को, 180 दिन में क्या दे सकते हैं जनता को। अधिकारियों की मदद से अलग अलग मैंने रोड मैप बनाया है और एकदम माइलस्टोन, हर माइलस्टोन को पार करते हुए नागरिक सुविधा बहाल करेंगे। और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले ये सब कुछ करने में तो हमारा वही सर, अब विभाग देखिए सफल होगा। चुनाव तो बहुत नजदीक है। अब ऐसे में समय भी आपके पास कम है। आप बता ही रहे अपना टारगेट कि इतने दिनों में ये काम करेंगे, इतने Clear दिनों है में ये एकदम, काम करेंगे। clear लेकिन आप क्या विजन लेकर जनता के बीच जाएंगे? चूंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है, आप जनता के बीच पहुंचेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। क्या विजन आप देखिए, जनता को बिहार बताएंगे? की अगर बात करें आज तो केवल विकास। आप अगर देखें कि अभी एक प्रगति यात्रा में निकले हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, तो कितना बड़ा योजना, कितनी योजनाओं की स्वीकृति मिली और सबको पूरा करने का लक्ष्य हम लोगों का है चुनाव के पहले। और आने वाले दिनों में अगर देखें तो केवल विकास, केवल विकास, केवल विकास। हमारा लक्ष्य बिहार का विकास, विकसित बिहार, बिहार देश की अग्रगणी राज्यों में शामिल करके रहेंगे इस बिहार को। और ये लक्ष्य, विकास के लक्ष्य को लेकर विकास हमने किया है, विकास हम करेंगे, इसी लक्ष्य को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। ठीक है सर, अब थोड़ा चुनाव से केंद्रित होकर कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सर। अब देखिए, जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं और इस बार तो वो सारी सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप उनको एक चुनौती के तौर पर देखते हैं या आपकी पार्टी? कोई चुनौती नहीं है। देखिए, एक बात आप लिख कर रख लीजिए, हम विनती करते हैं आप मुझे फिर चुनाव बाद बुलाइए, हम आग्रह करते हैं। ठीक है, आप लिख कर रख लीजिए। हमको पूरा यकीन है और हम लोगों की जो एनडीए की कार्य प्रणाली है, जिस तरह से हम सभी गठबंधन के साथी समेकित रूप से आज अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी जो जीत होगी वो 2010 में जो एनडीए की जीत हुई थी उससे बड़ी जीत होगी। लिख कर रख लीजिए आप ये बात। अच्छा, और मैं कितनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पर कि आप मुझे फिर बुलाइएगा जब चुनाव संपन्न हो जाएगा। मैं क्यों दूसरे पे कमेंट करने जाऊं? प्रशांत किशोर जी अपने को आए हैं, पांडे जी अपने को आजमाने आए हैं, तो प्रशांत किशोर पांडे जी ने तो 4 सीट पर आजमा लिया ना। अभी तो 4 सीट का चुनाव हो गया। क्या कह रहे, लिटमस टेस्ट हो गया? अरे रिजल्ट तो पता है ना, 4 में 4 एनडीए, 4 में 4 एनडीए। अब ये क्यों दौड़ रहे हैं तेजस्वी यादव? ये क्यों दौड़ रहे हैं? लोकतंत्र है, सबको दौड़ने का अधिकार है। कल कोई नए लोग आएंगे, वो भी पार्टी बनाकर दौड़ लगाएंगे। लेकिन कई बार लोग गलतफहमी में रहते हैं कि आपको मैंने ही जिता दिया। अच्छा, वो खुद मैदान में है और पहला आजमा कर उन्होंने 4 सीट को देख लिया। रणनीतिकार रहे हैं, तो इस बार हो सकता है कुछ तगड़ी रणनीति के साथ आए। वही मैं कह रहा हूँ, कई बार आप अपनी मेहनत और अपनी जनता से लगाव के कारण चुनाव जीतते हैं, तो कई बार आपके पीछे काम करने वाले लोग बड़े आसानी से आते हैं और कह देते हैं कि हम इनको चुनाव जिता दिए। चुनाव जिता देना कोई एक काम नहीं है, सतत प्रक्रिया है। लोगों के बीच जाना, लोगों से एक संबंध बनाकर रखना, लोगों
का सेवा करना, उनका विकास करना, ये सब काम समेकित काम चुनाव जीतने में मदद करता है। कोई एक फैक्टर नहीं है कि आप आए और नारा गढ़ दिए और नारों के आधार पर अगर चुनाव जीतना होता तो इस देश के कवि ही प्रधानमंत्री बनते और इस देश के अंदर कवि ही सारे सीट पर जीत कर आते। उनसे अच्छा नारा कोई गढ़ नहीं सकता है। इसलिए मैं किसी पर प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बिहार की जनता ने जब चुनाव 4 सीट का बाई इलेक्शन हो रहा था तो आपके सभी चैनल के लोगों ने कहा कि ये बिहार का सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल किसने जीता? सेमीफाइनल में तो खाता नहीं खुला प्रशांत किशोर जी का। सेमीफाइनल में तो तेजस्वी यादव जी एरी चोटी लगा लिए, खाता नहीं खुला। तो सबकी सब सीट एनडीए जीती। इसलिए मुझे पूरा यकीन है एनडीए की जो कार्य प्रणाली है, एनडीए के विकास से लोग संतुष्ट हैं। वैसे कांग्रेस इस बार तैयारी में लगी हुई है। 2 बार राहुल गांधी आ चुके हैं, अब देखिए पदयात्रा पे निकल चुके हैं उनके कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार जी। भला हो, राहुल गांधी जितनी पदयात्रा करेंगे कांग्रेस उतनी मिटती जाएगी। आप चिंता मत करिए। चुनाव के 6 महीना पहले जिस पार्टी को अपने अध्यक्ष पर भरोसा न हो, जो 6 महीना पहले अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव में जाने में डरता हो, 6 महीना पहले जो पार्टी अपना कप्तान बदलता हो, 6 महीना पहले जो पार्टी अपना प्रभारी बदलता हो, 6 महीना पहले पार्टी अपनी रणनीति बदलती हो, जरा सोच कर देख लीजिए वो पार्टी कितनी गहरे पानी में है। इसलिए कांग्रेस की तो चर्चा ही मत करिए। कांग्रेस और आरजेडी आपस में पहले लड़ ले कि कौन ए है कौन बी है, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा। अभी के प्रभारी कह रहे हैं कि हम ए हैं। हाँ। तो पहले तो वो दोनों लड़कर आवे कि कौन ए है कौन बी है। जनता ने तो सदैव एनडीए को ए माना है और प्रथम स्थान पर रखने का काम किया है। और मुझे बिहार की महान जनता पर भरोसा है। हाँ। तभी मैंने आपको ये बात कहा। लेकिन मंत्री जी अब वही है कि अब तरकीब तो अलग अलग अपना लोग आजमाते ही हैं और कहाँ पे जाति की राजनीति तो हर जगह ही है। अब वो आजमा रहे हैं कि चलो इनके बना के देख लेते हैं भाई। अच्छा, अध्यक्ष क्या पता कुछ हो जाए, वोट बैंक जो है वो साध ले। मैंने कहा ना कि जिस पार्टी को जब हम चुनाव में जा रहे हैं, सामने चुनाव है, जब चुनाव में जा रहे हैं तो कप्तान बदल रहे हैं, जब चुनाव में जा रहे हैं तो प्रभारी बदल रहे हैं, जब चुनाव में जा रहे हैं तो नेता बदल रहे हैं। एक और नेता अभी लाए हैं, उनको भ्रमण करा रहे हैं, तो नेता बदल रहे हैं। तो यहाँ है कौन, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा? प्रभारी लड़ाएंगे, अध्यक्ष लड़ाएंगे कि एक नया नेता घुमा रहे हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। और तेजस्वी यादव ये सोचे कि कांग्रेस का कन्हैया कुमार नेता होगा इंडी अलायंस का, कि तेजस्वी यादव नेता होंगे इंडी अलायंस का, ये तो तेजस्वी यादव जी को सोचना है। हमारा नेता तो तय है नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, पहले से विजय सिन्हा तय है, हमारी पार्टी तय करके मैदान में। हमारा 5 दल एक साथ एकजुट होकर के, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे वो जीतन राम एक तरफ पांडव जी हो, चाहे वो कुशवाहा जी हो, हम लोग तो सब मिलकर एक साथ। वही तो कह रहे हैं कि 5 पांडव जो है एक साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ जो है सब बिखराव दिख रहा है। निश्चित रूप से ये पांडवों की टीम एक साथ महाभारत में उतरेगी। आप ये महाभारत नहीं है, चुनाव तो आना है हर 5 साल पर। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि 5 साल बाद जनता अपनी उंगली में ताकत लेती है बटन दबाने का, और नए सिरे से फिर से लोगों को चुनने का हक उनको मिलता है। तो हमने क्या किया है, इसकी परीक्षा तो यही है। तो हम तो परीक्षा में जाने के लिए तैयार हैं, एकदम प्रसन्न होकर जा रहे हैं। जो विद्यार्थी पढ़कर परीक्षा में जाता है, कभी देखिएगा लक्ष्मी जी कि वो कितना खुश होकर जाता है परीक्षा देने। और जिसकी पढ़ाई ठीक नहीं रहती है, वो परीक्षा में जाने के पहले कभी पेन बदलेगा, कभी पेंसिल बदल लेगा, कभी कटर के लिए हल्ला मचाएगा। कांग्रेस की हालत तो वही है। तो जो तैयार ही नहीं है वो हमसे क्या चुनाव लड़ेगा? एनडीए है तैयार, फिर से नीतीश कुमार, फिर से सम्राट चौधरी, फिर से एनडीए सरकार, ये लिखकर रख लीजिए और इसमें कोई किंतु परंतु। अच्छा, इन दिनों 2005 से पहले का बिहार कैसा था और 2005 के बाद बिहार कैसा है, अभी की स्थिति कैसी है, इसको लेकर के बड़ा चर्चा हर जगह देखिए, चर्चा इस बारे में होती ही होती है। और आप छात्र जीवन से ही राजनीति में लगातार बने हुए हैं, तो आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है बिहार में कितना बदलाव? 2005 के पहले जो अंतिम बजट राबड़ी देवी ने बनाया था बिहार का, वो 23,800 करोड़ था। अभी जो
एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने जो बजट बनाया है वो 3,17,000 करोड़ का है। अब जरा तुलना कर लीजिए, विकास तो पैसे से होगा ना, संसाधन से विकास होगा ना, परिवार भी पैसे से चलता है, सरकार भी पैसे से चलती है। तो यही तो एक पहला तुलना है। दूसरा, 2005 के पहले बिहार में 13 पॉलिटेक्निक था, आज बिहार में 31 पॉलिटेक्निक है। 2005 के पहले बिहार में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। 2004-5 के पहले बिहार में 4-5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 13-14 मेडिकल कॉलेज है, 5-7 और पाइपलाइन में है। 2005 के पहले बिहार में एम्स की कहीं कोई जगह नहीं थी, आज बिहार के अंदर 2 एम्स, एक तो पटना में चल रहा है और दरभंगा में खुलने वाली है। 2005 के पहले बिहार के अंदर एक घिसा पिटा एयरपोर्ट था, आज वो चमकता दमकता हुआ एयरपोर्ट बनने वाला है। अगले महीने प्रधानमंत्री जी उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और दूसरा, दरभंगा का एयरपोर्ट फ्रीक्वेंटली चल रहा है और आने वाले दिनों में 4 और नए एयरपोर्ट बिहार के अंदर बनने वाले हैं। तो 2005 के पहले की अगर आप बात करेंगे तो बिहार के अंदर केवल 900 किलोमीटर सड़कें थी, ग्रामीण सड़क, आज 1,15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। 2005 के पहले अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार के अंदर 2-2,500 किलोमीटर केवल पीडब्ल्यूडी सड़क था, आज 6,000 किलोमीटर से अधिक पीडब्ल्यूडी सड़क बिहार के अंदर। मैं क्या क्या विकास आपको बताऊं, आप बता दीजिए। 2005 के पहले बिहार का जितना टोटल बजट था, आज अकेले शिक्षा का बजट उससे 3 गुना है। तो मैं क्या क्या बताऊं आपको 2005 के पहले। 2005 के पहले लोग 4 बजे घर से बाहर 5 बजे नहीं निकलते थे, आज जाइए रात के 12-11 बजे भी पटना गुलजार रहती है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरिन ड्राइव पर आइए पटना के अंदर और आइसक्रीम खाइए रात के 12 बजे। आपको लगेगा कि शायद आप नोएडा में हैं। गए मंत्री जी, वही है नोएडा में, लेकिन हम भी बिहार के हैं। और मैं बता रहा हूं ना आपको कि आप जाकर देखिए बदला हुआ बिहार। अगर 2005 के पहले कोई गंगा जी के किनारे जाकर दिखा देता 5 जाते रहते, वो मेरा घर ही मैं बोला ना कि 2005 के पहले कोई गंगा जी के किनारे 5 बजे के बाद जाकर दिखा देता तो आप समझ सकती हैं, अगर आप बिहार की हैं, अगर बोल रही हैं तो। आज 11-12 बजे 1 बजे रात में भी लोग परिवार के साथ गंगा का सैर करते हैं, मैरीन ड्राइव पे घूमते हैं। ये बदला हुआ बिहार है, ये नीतीश कुमार और एनडीए का चमत्कार है। आज सुशील मोदी नहीं है, उनके नेतृत्व में बहुत सारा काम हुआ। ये चमत्कार है एनडीए का बिहार के अंदर। और आप बोलिए मैं कितनी बात बताऊं 2005 के पहले और 2005 के बाद का, तभी तो चर्चा होती है। आप जरा चिंता करिए कि 2005 के पहले केवल 29 मरीज एक हॉस्पिटल में आते थे, जो ब्लॉक स्तरीय, जिसको हम लोग रेफरल अस्पताल कहते हैं, उसमें आज 11,000 से अधिक मरीज बिहार के अंदर आ रहे हैं। 2005 के पहले एक दवा नहीं मिलती थी अस्पताल में, आज बिहार पिछले 6 महीने से दवा देने में पूरे देश में 1 नंबर पर है। ये पता कर लीजिएगा आप। तो ये बदला हुआ है बिहार वो दौर तो हमने भी देखा, हम इस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम इस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम टोपी लगाकर इफ्तार करके चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम विकास करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने सबका विकास किया है, हमने हिंदू का भी विकास किया है, हमने मुस्लिम का भी विकास किया है, और यही हमारा नारा है, विकास। हम इस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मजबूती के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल। अब जनता से क्या उम्मीद करते हैं आप चुनाव के समय में, जल्दी से एक बार बता मैं दीजिए। बिहार की महान जनता को प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं और मैं बिहार की महान जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में भारी बहुमत के साथ एनडीए को पुनः आप सरकार बनाने का मौका दीजिए, ताकि बिहार का जो छूटा हुआ विकास है उसको और मजबूती के साथ एनडीए की सरकार आगे ले जाए, बिहार को विकसित बिहार बनावे, बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनावे। इस दिशा में सकारात्मक कदम हम लोग उठा सके। तो ये थे जीवेश मिश्रा जी, जिनसे हमने खूब सारे सवाल किए और सभी सवालों का डट करके जीवेश मिश्रा जी ने जवाब दिया है। और आपने भी सुना कितने बेबाकी के साथ इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। और जैसा कि आपने बोला है सर कि चुनाव के बाद भी आप मौका देंगे, इधर आप आएंगे और सवालों के जवाब देंगे, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको दोबारा बुलाने का हमें मौका मिले। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बहुत धन्यवाद।